मोदी जी का भी स्वागत होना चाहिए। और खासकर स्वागत में मजा तब तो आए जब सब लोग चाय का प्याला लेके जाते हैं कि मोदी जी चाय पीजिए। सबसे पहले आपका परिचय जाने। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं मढ़ौरा विधानसभा के विक्रमपुर का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार? इस बार रोहिणी जीतेगी। रोहिणी जीतेगी 100% जीतेगी। आपको नहीं लग रहा है कि जो कि विगत 10 वर्षों से यहाँ पे सांसद रहे हुए हैं राजीव प्रताप रूढ़ जी? देखिए, दो तीन चीजें इस सवाल में है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी 10 साल रहे। सबसे बड़ा सवाल कि 10 साल में हुआ क्या? बोल तो रहे हैं कि हमने विकास का गंगा बहावा दिया। देखिए, सिर्फ विकास की मूलभूत जो संरचना है उस पर बात नहीं किया जाना चाहिए, मुद्दों पे बात होना चाहिए। लोगों के पास कितना आप जनसंपर्क में है, कितना लोगों के पास जा आ रहे हैं। देखिए, एक नेता का काम सिर्फ मूलभूत समस्याओं को दूर करना नहीं है। एक नेता का काम ये भी है कि आप कितने लोगों के साथ सुख दुख में शामिल हैं। आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि मूलभूत समस्याओं के पर काम करते हुए भी लोगों के बीच जाए, लोगों के सुख दुख में शामिल हों, लोगों से बात करें। संवाद का सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए। यदि संवाद का सिलसिला जारी रहेगा तभी एक आप अच्छे नेता कहलाएंगे। 10 साल में कितने बार आपसे मुलाकात हो पाया है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मैं रूढ़ी जी से जब दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र था तभी मिला था। उसके बाद मैं मिला नहीं हूँ आज तक। कभी नहीं मिले? नहीं, मैं आज तक रूढ़ी जी से मिला नहीं और मेरी मिलने की इच्छा भी नहीं है। बेसिकली है आपके नेता? नहीं, नेता होने से मतलब नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध आदमी हूँ। अच्छा। मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ट्रेनिंग हुई है, वैचारिक ट्रेनिंग, उस ढांचे में मैं बिल्कुल मैं बीजेपी के पास भी नहीं जा पाता। अच्छा। ये मैं कोशिश करूं कि मैं बीजेपी के पास चला जाऊं तो मेरी जो वैचारिकी है वो कहते कि नहीं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं रुक जाता हूँ। मेरी जो पूरी ट्रेनिंग हुई है सच्चर साहब के साथ हुई है। मेरी जो पूरी ट्रेनिंग हुई है कुलदीप नैयर के साथ हुई है। मेरी जो पूरी ट्रेनिंग हुई है क्या बोलते हैं कुलदीप नैयर के साथ हुई है। जब ऐसे लोगों के साथ पूरी ट्रेनिंग हुई है तो ये संभव ही नहीं हो पाता कि मैं बीजेपी के साथ चला जाऊं। तो कहते हैं कि हम दुनिया का इकलौता ऐसे नेता है जो कि आसमान में हवाई जहाज को उड़ाता हूं और ऐसे जमीन में जनता को उड़ाता हूं। खुले मंच से बोलते हैं। सही बात है, वो आसमान में हवाई जहाज तो उड़ाते ही हैं, लेकिन छपरा में हवाई अड्डा नहीं बन पाया। तो उस हवाई जहाज जो उड़ाते हैं उसका क्या फायदा कि जब आप अपने संसदीय क्षेत्र में हवाई अड्डा तक लेके नहीं आ पाए। यदि आप अपने संसदीय क्षेत्र में हवाई अड्डा लेके आते तो हम कहते कि जो आपने सीखा है उसका प्रयोग भी किया है। उस प्रयोग का हमें कोई फायदा ही नहीं है ना। देखिए, शिक्षा ऐसी चीज है कि जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाए, जिससे फायदा पहुंचे। आप पायलट हैं, आप जहाज चलाते हैं, आप पटना से दिल्ली जाते हैं, लेकिन क्या छपरा के लोगों को उससे फायदा मिला? यदि नहीं मिला तो वो शिक्षा हमारे लिए बेकार है। कहते हैं कि हमने सारण जिला को 5 स्टार श्रेणी में शामिल कर दिया। पूछना चाहिए कैसे 5 स्टार कैसे? सामने गंगा नदी के किनारे जो रोड बन रहा है सब उन्हीं का देन है, पुल बन रहा है उन्हीं का देन है। उनसे ये भी बात होना चाहिए ना कि मढ़ौरा का चीनी मिल आप ही का देन है। जब वो बात कहते हैं कि सड़क बन रहा है इत्यादि सब हमारा देन है, बिजली आ रही है हमारी देन है, तो मढ़ौरा का चीनी मिल भी तो उन्हीं का देन है जो आज मन पड़ा हुआ है। तो उसमें भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। एक सड़क बेहतर हो जाए तो कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन जब एक कंपनी बंद होती है तो कितने लोग बेरोजगार होते हैं, कितने घरों का चूल्हा बंद हो जाता है, कितने लोगों की बेटियों की शादी करने में रुकावट आती है। तो हम जो मूल चीज है उस पर बात करने को तैयार नहीं है कि चीनी मिल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। चीनी मिल तो एक समय में यहाँ लोगों की जरूरत थी जी, थी या नहीं? जरूरत थी, बिल्कुल थी ना। लोग गन्ना बेच कर पैसे इकट्ठा करते थे, अपने बेटियों की शादियां करते थे। अब कितनी समस्या है, लोग कर्ज में डूबे जा रहे हैं। एक यदि किसान के अपने बेटी को शादी करना है तो उसके शरीर पे कितना कर्ज लग जाता है ये कोई नहीं सोचता। एक किसान का बेटा यदि पढ़ने बाहर चला जाता है, पटना चला जाए, दिल्ली चला जाए, तो वो कितना कर्ज में डूबता है, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। बात शिक्षा की होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य की होनी चाहिए, जिसपे काम नहीं हो रहा है। सिर्फ हवाई बातें हो जाए कि सड़क बन गई। जिस शहर से ये आते हैं उस शहर में एक सड़क भी शुद्ध नहीं है, फ्लाईओवर ब्रिज भी नहीं है। देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जी के विषय में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे हैं। अब कैसे पढ़े लिखे हैं इस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पढ़े लिखे आदमी हैं।
ठीक है। और हमेशा से बचना चाहिए, कुछ चीज़ों पर कमेंट नहीं करना चाहिए। रोडी जी का अपना काम करने का शैली है, वो तो खुलेआम मंच पर आजकल कह रहे हैं कि भाई मैं मिलने नहीं आऊँगा। मिलने नहीं आऊँगा मतलब मेरी आपके प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। जरूरी आपको है या उनको है? ऑब्वियसली है, ये सांसद जनता के प्रति जिम्मेदार होता है, जनता के लिए जिम्मेदार होता है, ये लोकतंत्र का नियम है। जरूरत आपको है, आपको सिर्फ चुनाव के समय हमारी जरूरत याद आती है। चुनाव नहीं होता है तो आपको हमारी याद नहीं है। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र कहता है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। लेकिन जनता के लिए, जनता के द्वारा तो गायब है। जनता के लिए, जनता के द्वारा पर बात तो नहीं हो रही है, सब अपने लिए हो रहा है। यदि जनता के लिए, जनता के द्वारा होता तो रूडी जाते लोगों से संपर्क करते, लोगों के सुख दुख में शामिल होते। अब वो कहते कि नहीं भाई तुम तो मेरे डेरे पे आओ, मैं आता हूँ डेरे पे। अब वो मुझे तो नहीं पता, मैं तो पड़ोस में रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि रूडी जी कब डेरा पे रहते हैं, किस दिन आते हैं। सवाल पूछने पर भड़क जा रहे हैं। ऑब्वियसली है, जो कुछ नहीं करेगा वो भड़केगा ही। जिसके पास तर्क करने की शक्ति है वो कैसे भटकेगा? उसके पास तो अपनी शक्ति है भाई, वो जवाब देने के लायक है। यदि बात की जाए शिक्षा पे तो मैं जवाब देने के लायक हूँ, यदि बात की जाए रोजगार पे तो मैं जवाब देने के लायक हूँ। तो मैं नहीं भड़कूंगा। जो कुछ नहीं करता है उसे सवाल टिस करता है। जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अब जब जनता या पत्रकार सवाल पूछता है तो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। सही बात है। अभी अभी मोदी जी ने घोषणा की है, मोदी का परिवार आप जानते ही हैं। और मोदी जी के एक्चुअली रूडी जी ने तो कुछ किया नहीं है, तो इसलिए मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे क्योंकि मोदी जी के परिवार का हिस्सा है। लेकिन रूडी जी से भी पूछना चाहिए और मोदी जी से भी पूछना चाहिए कि कौन सा परिवार। बोल रहे हैं कि हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, वे सब मेरा परिवार है। 144 करोड़ में किसान भी हैं, जो 700 किसान जंतर मंतर से लेकर और दूसरे आंदोलनों में शहीद हो गए, उनका तो हालचाल लेने गए नहीं। मतलब साफ है कि जो किसान है उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। उनकी आवाज से लगभग खूब से खूब 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर होगा धरना पे किसान। हाँ, ऑब्वियसली वहां किसानों लोग मरते हैं, 700 मरे। मैं 140 करोड़ में कौन कौन से लोग हैं जो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, जो जिनको वो परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। नंबर 1 मैंने किसान बताया, जो कि अनेकों आंदोलन हुए, उस आंदोलन में लगभग 700 किसान शहीद हुए, उनका हाल चाल तक लेने नहीं गए। इसका मतलब है किसान उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। दूसरा, कठुआ उन्नाव से लेके जंतर मंतर तक, सड़कों तक लड़कियां या तो घसीटी गई या प्रताड़ित की गई, उनका हाल चाल लेने नहीं गए। मतलब महिलाएं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। युवा बेरोजगार है, 83% बेरोजगारी दर हो गई है। ठीक है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, युवाओं पर लाठियां चल रही है, वहां उनका हाल चाल लेने नहीं जा रहे हैं। मतलब युवा भी उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। छात्र, हर विश्वविद्यालय का फीस बढ़ा दिया गया है। जेएनयू से लेके दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएचयू, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सबके फीस वृद्धि हुए हैं। आप पीछे लौट के देखेंगे तो देखेंगे कि हर विश्वविद्यालय का छात्र आंदोलनरत था, मांग कर रहा था कि फीस वृद्धि कम होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी लाठियां चली। इसका मतलब है कि छात्र भी आपके परिवार का हिस्सा। 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं जब भी छपरा आऊंगा नेक्स्ट बार तो मरहवा चीनी मिल का ही चाय पीऊंगा। तो कम से कम वो मरहवा चीनी मिल तो नहीं खुलवा पाए, लेकिन छपरा के लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते थे आज कि जब वो रैली में शामिल होने गए तो कम से कम एक प्याला चाय लेकर जाना चाहिए था और कहते मोदी जी वेलकम, आपका स्वागत है, ये चाय पीजिए हमारी तरफ से। आपने तो वो किया नहीं, जो चीनी मिल खुलवाने का वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम गरीब किसान हैं, आपको चाय जरूर पिलाएंगे। अच्छा, मोदी जी किस मुंह से आए हुए हैं छपरा वोट मांगने के लिए? आखिर अगला इनका क्या रहेगा उद्देश्य? देखिए, राजनीति में ये सब चीजें जो है होती रहती है, झूठ भी बोला जाता है, फिर भी वहां जाया जाता है। यदि राजनीति में नैतिकता होती तो झूठ बोलने के बाद दूसरी जगह नहीं जाया जाता, लेकिन राजनीति में नैतिकता खत्म हो चुकी है। 2024 का चुनाव में जय श्री राम, यानी कि भगवान को भी अब राजनीतिक में उतार दिया गया है। देखिए, राम सबके हैं, राम हम सबके दिल में बसते हैं। वो तो बोलते हैं कि मेरे हैं। नहीं, राम सबके हैं और राम सबके दिल में बसे हैं। राम आएंगे या क्या मतलब है? राम तो आए हुए हैं भाई। राम तो अपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तब भी से राम आए हुए हैं। अपने तुलसी रामायण पढ़ी है, राम को अपने बहुत पहले से देखा है। राम तो हमारे दिल में बसते हैं भाई। हम
युवाओं के, बुजुर्गों के, महिलाओं के दिल में बसते हैं राम। फिर राम आएंगे का क्या सवाल होता है? हमको बहुत अजीब लगता है कि राम अब आएंगे। राम तो पहले जाए हुए हैं भाई। कारणवासी एक सपना देख रहे हैं कि यहाँ से भी हवाई जहाज उड़ान कब लेगी। देखिए, उड़ान तो लेगी, थोड़ा समय लगेगा। ये धरती भिखारी ठाकुर की धरती है। ये धरती बहुरिया जी की घर धरती है। और इस धरती ने बहुत त्याग दिया है, बहुत त्याग किया, बहुत बलिदान किया है। समय लगेगा, हवाई अड्डा तो आएगा, 100% आएगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोग इंतजार कीजिए। अब मैं रूडी जी जैसा तो कहूँगा नहीं कि भाई मैंने नंबर लगा दिया है, आने ही वाला है। मैं ये कह दूं कि हाँ हवाई जहाज आने वाला है, हवाई अड्डा उतरने वाला है, तो ये फिर आप कहिएगा कि जुमला साबित हो गया। लेकिन इंतजार कीजिए, हवाई अड्डा आएगा। क्या उम्मीद लगाए हम? परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, परिवर्तन होगा या 100% परिवर्तन होगा। और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरा देश में परिवर्तन होगा। इंतजार कीजिए 4 जून का आप लोग।